Assalamualaikum viewers. Once again, welcome to Gus Pro. This is the second episode, and like I said in my earlier episode, that this season will be focused more on people that have created impact in Pakistan and have been inspiration for all of us throughout their personal and professional journey. And I want to create a platform where I share their experiences, their journey with you, so you too can get inspired. So आज हमारे साथ साद हामिद हैं. वेलकम साद टू गस प्रो. साद, अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम का पार्ट हैं किसी भी तरह से, अगर आप साद हामिद को नहीं जानते तो आई थिंक अभी तक आप स्टार्टअप इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, बिकॉज साद हैज़ बीन एवरीवेयर. और साद ने बहुत सारी चीज़ों में स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया, बहुत सारे वेंचर और बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर काम किया, और हम इन्हीं से जानेंगे, स्टार्ट लेंगे कि किस तरह से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई और अब ये कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू साद फॉर जॉइनिंग अस. स्टार्टिंग फ्रॉम मेरा पहला सवाल होता है हमेशा कि हाउ हैज़ बीन द जर्नी विद यू सो फार ऑन द पर्सनल साइड, ऑन द प्रोफेशनल साइड, हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड एंड हाउ यू हैव रीच्ड वेयर यू आर राइट नाउ. Perfect. Thank you, Zanfar, so much for inviting me here. Feel very inspired to be here and share my learnings and also learn from you. I think this जो आपने गज प्रो के नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, दिस इज अमेजिंग फॉर यंग पीपल, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के चैनल्स हैं जिसमें इधर उधर की बातें ज़्यादा हो रही होती हैं, फोकस्ड एडवाइस और मेंटरशिप नहीं मिल रही होती. तो दिस दे कैन जस्ट गो इन कैजुअली लर्न फ्रॉम दैट. सो आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म. थैंक यू वेरी मच. In terms of my own journey, I've always been very obsessed with the internet, using the internet to do amazing things. बहुत सारे लोगों को एक जो मेरी स्टोरी नहीं पता वो ये है कि आज से काफ़ी साल पहले जो बनेगा 2005, which is like a lot of years back. I'm just trying to calculate कितने साल बनते हैं. उस ज़माने में मैंने एक साइट शुरू की थी, और उस साइट से और अभी जो है ना गूगल जैसी बड़ी कंपनी, उसको आए हुए थे कोई 5-6 साल. राइट. तो गूगल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था एडसेंस के नाम से, जिससे आप जो है ना पैसे बना सकते हैं अपने ब्लॉग से. अब खैर से वो बहुत बड़ा हो गया, अब तो वो यूट्यूब में भी इंटीग्रेटेड है और हर जगह इंटीग्रेटेड है. तो उसमें आई यूज टू ब्लॉग, और मैं थोड़े से पैसे बना लेता था. मैं तो उस वक्त स्कूल में था अपने, तो मेरे लिए तो एक बड़ा नया सा एक्सपीरियंस था. और उसके बाद मुझे याद है जब जो मेरी पहला एक टर्निंग पॉइंट आया था, वो था व्हेन द आईफोन वाज लॉन्च्ड. तो 2007 में I started a blog that was focused on the iPhone, and I had one of the first blogs on the internet. जब जी, so back in the days, और ये बहुत पहले की बात है. इस वक्त फेसबुक भी आ रहा था या आ चुका था, बट अर्ली डेज में था, बहुत अर्ली डेज में था. ट्विटर भी बहुत अर्ली डेज में था. And I had a blog which was one of the top blogs on the internet, which was focused on the iPhone. That is where I made a lot of money. And that's where I learned a lot of things about how the internet works, how publishing works, how everything works. और मैं फिर उस blog पे चीज़ें publish करता था. फिर eventually, I don't want to get into the gory details, but long story short, I sold that site. अच्छा. I made another one. I sold that one as well. फिर इस तरह मैंने कुछ साइट्स की. अब तो खैर से इसको फैंसी लफ्जों में कहा जाता है जी स्टार्टअप का एग्जिट हो गया या एक्वायर हो गया. Exactly. उस जमाने में तो इट वाज मोर लाइक सिंपल ट्रेडिंग. आपने एक चीज बनाई, आपने सेल कर दी. तो मैंने भी इसी तरह आई मेड समथिंग, आई सोल्ड इट, आई मेड इट अगेन. उस तरह की एक चीज वो मैंने सेल की. और फिर इवेंचुअली I got a hang of how businesses on the internet work, which I think was a very foundation, क्योंकि उस वक्त ये मोबाइल भी नहीं होता था. तो वो तो बाद में एक बूम आया स्टार्टअप्स का, मोबाइल बेस्ड और सारा कुछ. But that's how I got into the internet world. I am very lucky कि one way or the other, even in my current role, which is with the developer relations team at Google, this is exactly what I do, but I do it for others. So I enable others कि कैसे यार तुम ये टेक्नोलॉजी, और इतना पुराना जमाना, उस वक्त हमने लफ्ज भी नहीं सुने होते थे, मशीन लर्निंग ये वो, अब तो ये आ गई इस तरह की चीजें. तो आई हैव बीन वेरी फोकस्ड ऑन दिस. तो अगर आप मेरा सीवी खोल के देखेंगे, आपको पूरे मेरे जो 10 साल में ये चीज़, 10-12 साल में आपको ये चीज़ बड़ी एक कंसिस्टेंट मिलेगी ऑफ यूजिंग इंटरनेट टू एम्पावर आइदर माई सेल्फ और अदर पीपल एंड वर्किंग विद देम टू क्रिएट समथिंग अमेजिंग. तो ये एक आई थिंक एक क्रक्स है स्टोरी का. Zabardast. So, I mean, if I get to summarize this on my end, is that you have always been an entrepreneur
from the beginning, and you actually realized the technology, the power of internet, and started from the beginning. So I mean, that's really inspiring. And then you are at Google. So your role at Google, I understand that it is more like community management की side के ऊपर है कि आपने different communities को support करना है. Do all these communities need to be tech oriented, or it can be something different as well? That's a very good question. I think हमारे केस में why we use community use से ज़्यादा मैं कहूँगा why we work with communities, right? वो ज़्यादा important है समझने के लिए. तो उसकी वजह ये है कि because Google is a very big company, so they operate at scale. So there is no other way for them to operate other than working with communities. हाँ, ये है कि हमारी असल में जो communities हैं, गूगल में इस तरह की बहुत सारी और कम्युनिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं. हमारी जो टीम है स्पेसिफिकली, वी कम एज पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग ऑर्ग, वी डू नॉट कम अंडर एज पार्ट ऑफ द मार्केटिंग और ये वो सारा. हमारा काम है कि कैसे हम गूगल की प्रोडक्ट यूजेज को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल मार्केट को अवेयर कर सकते हैं कि कैसे वो गूगल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें, जिसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, जिसमें प्रोफेशनल्स भी आते हैं, जिसमें स्टार्टअप्स भी आते हैं. But they are all tech-based communities because at the end of the day, Google is a tech company. Yeah, makes sense. And in terms of, if I see your history, because I have known you for a while now, I mean, you have experimented with different ideas, invested in ideas, worked with government, worked with incubators, and now you are at Google as well. I mean, you have done a lot. और आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल देखें या आपके रिज्यूमे के थ्रू जाएं तो वन हैज दिस क्वेश्चन, हाउ डू यू गेट मोटिवेटेड, हाउ डू यू गेट द टाइम एंड एनर्जी and space to do all of these things, and you have reached at Google, which is like an epitome as far as, because I also work in a tech company, so I mean it's a brilliant thing. But यहाँ तक पहुँचने की जर्नी में वो मोटिवेशन, वो एनर्जी, वो टाइम, वो कहाँ से आया? So again, thank you for that question. बड़ा interesting question है, and for me, I think personally, first of all, I personally never see it as like एक कोई आप summit feel करते हैं ना कि यार ये मैंने summit कर लिया. For me, it's like a milestone. आज ये है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा. हम जैसे लोग, मैं समझता हूँ कि बेचैन होते हैं to solve new problems and to do new things. तो सच्ची तो वो एक जो है ना चीज, it's perpetual for me. कि I just get motivated by building new things, working with new people, working on new kind of ideas, and that perpetuality leads to. अभी ठीक है, अभी मैं God is very kind, I now work at Google, तो एक interesting experience और exposure मुझे मिला पिछले 2 साल में. लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये मेरे लिए तो ये भी समिट नहीं. मैं तो अभी कहता हूँ यार अच्छा अभी अगले साल ये कर रहे होंगे, शायद उसके आगे और कर रहे होंगे. अभी कोई और आइडिया ट्राई किया, किसी और को मेंटर किया, किसी और को कोच किया, किसी और से सीखा. तो इसका जो सही जवाब मुझे लग रहा है वो तो बेचैनी है कि you just people like me are just they're very restless, and they want to learn new things, and they want to find new things. और उसको करने के लिए वो फिर इसी तरह डिफरेंट चीज़ों में हाथ मारते रहते हैं. But there has to be a certain goal कि आप क्या करना चाह रहे हैं. My goal is very very clear, has been शुरू से. वो ये है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों को एम्पावर कर सकते हैं. तो जब आपका अगर आपका गोल क्लियर है तो यू विल ऑलवेज पिक थिंग्स व्हिच फीड इनटू दैट गोल. अगर आपका गोल क्लियर नहीं है फिर आप इस तरह की चीजें करेंगे कि जिसकी आपको भी नहीं समझ आएगी, आपके इर्द गिर्द भी लोग कहेंगे कि यार ये क्या कर रहे हो. लेकिन जब आपका गोल क्लियर है तो आप यू विल ऑलवेज बी एबल टू फीड इनटू दैट स्टोरी समहाउ. तो वेदर इट्स Erozgaar जो मैंने गवर्नमेंट के साथ, डॉक्टर सैफ के साथ प्रोजेक्ट लॉन्च किया, या जो DigiSkills है, या इस तरह और हैं बड़े बड़े से प्रोजेक्ट्स, वेरी मैसिव लेवल थिंग्स ऑन डिजिटल स्किल्स, या ये मेरा जो गूगल का करंट काम है, दे ऑल फीड इनटू दैट वन स्टोरी. हाउ कैन यू यूज टेक्नोलॉजी टू एम्पावर the young generation or to empower the आम बंदा ऑफ पाकिस्तान. तो अभी तक तो मजा आ रहा है, इंशाल्लाह और मौका मिला आगे तो और करेंगे. आई एम श्योर. आई मीन इट्स अगेन बहुत इंस्पिरेशन है व्यूअर्स के लिए भी, इन टर्म्स ऑफ कि आप जो हैं नेचुरली मोटिवेटेड है. आई थिंक देयर इज क्यूरियोसिटी ओवर देयर एज वेल. You are curious and you want challenges in your life as well, and people like you, they are always looking for one step ahead. So I mean, I'm amazed to see that Google is just
milestone for you. अगर हम फैंग की बात करें, there is a term called फैंग, Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Google. I mean it's like I said earlier कि अगर टेक कंपनी वाले हों तो वो इसी को देख रहे होते हैं एज अ मेजर शिफ्ट. तो व्यूअर्स जो हमारे साथ इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि इन कंपनीज में जाने के लिए, बिकॉज दीज कंपनीज हैव स्ट्रिक्ट हायरिंग प्रोसेस and not everybody can get even shortlisted for an interview. So what are your suggestions, what are your thoughts in terms of the people that are watching this show right now कि किस तरह से इन companies में जाया जा सकता है, what sort of interest they should look into, what sort of skill set they should look into, और क्या सिर्फ इसमें tech oriented लोग जा सकते हैं या business side के लोगों के लिए भी कुछ scope है? Very good question. I think एक तो मैंने देखा है कि हम यहाँ पे जो कैरियर साइट्स को, जो इन कंपनीज की कैरियर साइट्स हैं, उनको हम इतनी लिफ्ट नहीं कराते कि यार हमें किधर मौका मिलेगा, हमारी किधर होगा. बट आई डू नो पीपल who literally went and just randomly applied and they got a call. So ये भी करें कि try to set up a cadence. ये भी ना करें कि हर जॉब पे जाके अप्लाई करना शुरू कर दें, because internally जो मैंने सुना है वही होता है कि वो रिकॉर्ड आ रहा होता है कि आपने किस जॉब पे अप्लाई किया है. तो आप ये कर सकते हैं कि इफ़ यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट वन जॉब, अप्लाई फॉर इट. ऑल्सो मे बी बिल्ड दैट कनेक्शंस, बिल्ड नेटवर्क, सो पीपल कैन रेफर यू टू इट. फिर रेफर में भी करने में ये करें कि अगर मैं आपको एक कहूँ कि जी अच्छा साल में आप सिर्फ एक दफ़ा अपने आप को रेफर कर सकते हैं, तो यू हैव टू बी डेड श्योर कि यार ये जो जॉब है, क्योंकि आपने याद रखना जब भी कोई आपको रेफर करेगा तो वो अपनी भी रिप्यूट देख रहा है उस वक्त रेफर करते हुए, तो वो आपको बार बार रेफर नहीं करेगा, वो आपको एक दफ़ा करेगा या 2 दफ़ा करेगा. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि ये रोल मेरे से रेलिवेंट भी है, मैं कर भी सकता हूँ, प्लीज कैन यू रेफर, नेटवर्किंग. रेफर के बाद सारी जो फैंग कंपनीज हैं, तो उसमें मैंने ये देखा है मोर और लेस आपकी कुछ एबिलिटीज हैं जो आप की टेस्ट होंगी. अच्छा. अब आपने, और उस पर मैं इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ, उस पर पूरी एक एपिसोड डिटेल हो सकती है. अच्छा. और इस पे इंटरनेट पे मटेरियल बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन आप उनके लिहाज से सोचें व्हाट आर दे लुकिंग फॉर. दे लुकिंग फॉर, पहले तो यार जो आपने रोल जो है ना वो जिसमें अप्लाई किया है, उस रोल के बारे में आपको पता हो कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हैं तो यू शुड बी द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंगर इन पाकिस्तान, क्योंकि यू आर अप्लाइंग एट गूगल और अमेज़न, यू नॉट अप्लाइंग एट एनी अदर एजेंसी. फिर आपका आ जाता है कि आप जर्नलिस्ट सोचते कैसे हैं. एक बड़ा मशहूर है इसका वर्ड भी, गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, जर्नल कॉग्निटिव एबिलिटी. सो गूगल तो वर्ल्ड वाइड नोन है, दे आल्सो पुट इट आउट पब्लिकली कि दे लुक फॉर दिस. जर्नल कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है कि जी मैं आपको कहता हूँ कि जी हमने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है. तो आप कैसे करेंगे? सो आपका जर्नल थिंकिंग प्रोसेस कैसे है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू थिंक अबाउट. सो जर्नल आपका ब्रेन कैसे काम करता है, किस तरह चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं, सारा कुछ. और थर्ड फिर वही है कि हाउ आर यू एज अ पर्सन, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज क्या हैं. और मोर और लेस आपसे हर कंपनी में, जो हर ये फैंग कंपनी है उसमें इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. और वही क्वेश्चन की जी आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, व्हाट मैकेनिज्म डू यू यूज. And so it's not that hard, but you need to know what you're going in for. These interviews are like you have to be prepared. These are not interviews where you just show up and you're like आप बातें करना शुरू करते हैं. You have to be prepared. You have to anticipate. और आपको जो है ना पता होना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन एक आपका था कोई जो मैंने मिस कर दिया. इन टर्म्स ऑफ के ओनली पीपल दैट आर टेक ओरिएंटेड, हाँ, बिजनेस वाली साइड वाले लोगों के लिए नहीं. सो दीज आर कॉर्पोरेट्स नाउ. सो कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, थिंक इमेजिन लोकल कॉर्पोरेट की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. कंपनी लाइक जैज, ठीक है, जैज ने मार्केटिंग में भी हायर करना है, जैज ने फाइनेंस में भी हायर करना है, जैज ने HR में भी हायर करना है, जैज ने हर डिवीजन में हायर करना है. तो ये जो फैंग कंपनीज हैं, दे आर बिग कॉर्पोरेट्स नाउ. दे हायर इन एवरी पॉसिबल डोमेन दैट यू कैन थिंक ऑफ. जो चैलेंज होता है वो लोगों को ये होता है कि जब वो आपको हायर कर रहे होंगे वो पूछेंगे ना आपको कि भाई वाई गूगल और वाई एप्पल. तो अगर आप उसका जवाब नहीं दे सकते, या अगर आप इनहेरेंटली यू आर नॉट अ टेक पर्सन, राइट, आपको ये नहीं कोई कह रहा कि आपने कोडिंग करनी है बैठ के, लेकिन आपको गूगल इंटरव्यू में पूछेगा कि मुझे टेल मी अबाउट योर फेवरेट गूगल प्रोडक्ट. एंड सो दे आर इनहेरेंटली टेक कंपनी, सो दे आर गोइंग टू आस्क
questions which are inherently tech. Yes. So you have to be prepared about that. You don't have to come from a tech background, but loving tech or living with tech should be a core part of your value. वहाँ पे जाके अगर आपको पूछे कि जी अच्छा गूगल के जो उसके वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम बताएं और अगर आपको वो नहीं पता तो फिर that's going to be surprising because that's the most popular platform YouTube. Yes. और इस तरह के बहुत और हैं. तो inherently you should be someone who loves tech. I understand. Obviously, if you don't know about the products, even if you don't know about the vision or the value of the company, then what are you doing there? Very true. Makes sense. Very true. So in terms of अगर हम थोड़ा सा local startups के ऊपर भी बात करें, because आप उसके साथ भी काफ़ी अर्सा associate भी रहे हैं, you have been an entrepreneur in residence and national incubation center as well, so you have seen a lot of startups come and go. अभी रिसेंटली पेंडेमिक के दौरान काफ़ी स्टार्टअप्स को काफ़ी अच्छा फंड मिलना स्टार्ट हुआ है और टिकट साइज हैज़ grown significantly as well, So what do you think, why is that, why has the ticket size grown and why a sudden investment on the Pakistani side in terms of startups जो पहले नहीं हमने देखा? एक तो आई थिंक उसमें और काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं चंद फैक्टर्स बता देता हूँ जो मैंने फील किए हैं कि during the pandemic digitization was accelerated by at least 10x. मतलब 10 जो चीज़ 10 साल में होनी थी ना वो 1 साल में हुई है, ये तो फॉर श्योर. मतलब ये मैंने देखी है. आई डोंट हैव रिसर्च टू प्रूव दिस बट दिस इज समथिंग व्हिच आई एम टेलिंग, मेरे अपने जो एक्सपीरियंस में मैंने देखा है. उसकी वजह से हुआ ये है कि उसकी वजह से स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी मिली है, ग्रोथ मिली है और इन्वेस्टर को ज़्यादा मिला है एक कॉन्फिडेंस कि यार वो चीज़ जो 10 साल में होनी थी अब वो मैं 1 साल में ग्रोथ देख सकूँ. दैट्स वाई वो जो आप टिकट साइज की बात कर रहे हैं, दीज आर कंपनीज विच बेनिफिटेड फ्रॉम द एक्सेलरेशन of digitization. Right. Companies like Baikia, companies like Bazaar. ये वो कंपनीज है. बाजार का तो लिटरली बिजनेस मॉडल ये था है बल्कि कि जी हम कैसे आम जो ये करियाना की दुकान है इसको हम डिजिटाइज कर सकते हैं. अब अगर ये कोविड ना होता लगते जी 10-20 साल पाकिस्तान को कि पाकिस्तान कहता मैं जाऊंगा ऐप पे ये करूंगा. जब सब कुछ बंद हुआ तब लोगों की मजबूरी बन गई कि लोगों ने ये करना ही करना है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि द कोविड सिचुएशन एक्सेलरेटेड ऑल दीज इंडस्ट्रीज व्हिच इज व्हाई इन्वेस्टर्स का एकदम से जो है ना वो फेथ जरा ज्यादा हो गया कि यार अच्छा यही इंडस्ट्री है लगाओ पैसे. अभी रिसेंटली एक वो कंपनी है मंडी 24/7 उन्होंने रेज किया है. एयरलिफ्ट ने पिवट किया ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड रेज मनी उसी के लिए. सो सी ऑल ऑफ दिस बेसिकली व्हाट पेंडेमिक डिड इज कि पेंडेमिक ने एक्सेलरेट कर दिया आपकी एडॉप्शन को, यूजर्स को, और एट द एंड ऑफ द डे आपको जैसे यूजर्स ज्यादा मिलेंगे यू विल बी एबल टू गेट मोर मनी. सो आई थिंक पेंडेमिक इज द रीजन कि वो एकदम से जो है ना एक्सेलरेट हुआ है सारा प्रोसेस और इंडस्ट्रीज हैव काइंड ऑफ सडनली एकदम से वो बहुत ज्यादा हो गई हैं. देयर कुड बी मल्टीपल अदर रीजंस एज वेल, छोटे और बड़े, कि यार अच्छा वैसी ग्रोथ हो रही थी ये वो, लेकिन मेरे ख्याल से पेंडेमिक हैज टू डू मच विद इट. बट आई आल्सो थिंक थोड़ा सा गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी फ्रेंडली हुई हैं. एसईसीपी की साइड के ऊपर, स्टेट बैंक वाली साइड के ऊपर गवर्नमेंट भी समझी है कि ये स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटलिस्ट की स्पेस किस तरह से काम करती है. उन्होंने पॉलिसीज को थोड़ा चेंज किया है. तो डू यू थिंक ये इम्पैक्ट भी आई थिंक थोड़ा बहुत सो ये इम्पैक्ट डेफिनेटली है, लेकिन ये इम्पैक्ट अब वही पॉइंट आ जाता है ना कि ये इम्पैक्ट इस इम्पैक्ट की वजह से कितना ओवरऑल बैरियर टू एंट्री पे फर्क पड़ा है इज माई क्वेश्चन. कि फॉर एग्जांपल पॉलिसीज अच्छी हुई हैं बट यार वो तो आपने अभी की ना, उससे पहले जो एयरलिफ्ट करीम में जो सारी कंपनीज है वो तो पहले भी चल रहे थे. तो बेसिकली पॉलिसीज का यूजुअली तौर पे ज्यादा फायदा होता है मैसेज को कि जी अच्छा मैसेज लॉन्ग टर्म में इससे बेनिफिट करेंगे. बट बिकॉज वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट स्टार्टअप्स व्हिच रेज्ड मनी, राइट, तो उनको मेरे ख्याल से पॉलिसी के बावजूद दे वर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दैट स्टफ. पॉलिसी का वैसे हमेशा आपको जो वो है ना आउटकम वो शॉर्ट टर्म में कभी भी नहीं नजर आता, वो आपको आता है लॉन्ग टर्म में. लाइक आज अगर पॉलिसी बनाई है एसईसीपी ने कि आप कंपनी ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं तो वो आपको कभी भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि 5 साल बाद आपको जाके पता लगेगा कि जब एसईसीपी ने पहले नहीं की थी तो 5 साल में और उसके बाद की तो कितना फर्क पड़ा. तो आई वुड से कि पॉलिसी के जो चेंजेस हैं दे आर इन द राइट डायरेक्शन, बट टू टेल दैट वेदर इट इज बिकॉज ऑफ देम इज टू सून टू से. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. इम्पैक्ट को आप ये कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, obviously it's on a bigger scale as well. So
अगर मैं वापस गूगल के ऊपर आऊँ, लोग जानना चाहेंगे कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद गूगल. आई मीन यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड, यू मस्ट हैव गॉन टू गूगल ऑफिसेज इन US and Singapore as well. I think Singapore को आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं यहाँ से बैठ के. तो I actually have been to Singapore office as well in Google. I did a pitch session over there. So I mean, great culture, great facilities. How has your experience been? And can you sort of share what sort of a culture is over there? Some good things about them that viewers can understand and maybe replicate them in their companies and their startups? Excellent question. I think again, I feel very fortunate and lucky to be working there, and खास तौर पे मेरे जो like the team that I work with, it's a team that's spread across Southeast Asia. My manager sits in Singapore, and एक तो let's go into the basic वाली जो सबको पता है यार, बड़ा fancy office होता है, खाना बड़े मजे का होता है, वाकई it's like मैं जब भी travel करता हूँ it's one of the best things. Yes. लेकिन I think inherently जो Google ने चीज़ कर ली जो कि बाकी companies जो हैं वो अभी कर रही हैं, और टू टेल यू ऑनेस्टली कि बाकी कंपनीज भी उसको अडॉप्ट कर रही हैं. सो इट्स नॉट लाइक कि गूगल में ही कल्चर है, वो कल्चर और भी जगह पे जो है वो चेंज होता है, लाइक रेप्लिकेट होता है काफ़ी ज़्यादा. बट आई थिंक दे आर वेरी ट्रू टू देयर कोर वैल्यूज़, और उस पर दे डू नॉट मूव अराउंड. सो वो वैल्यूज़ जो हैं, जब हम काम करके पता लगा, फिर समझ आई कि यार ये अच्छा शायद इस वजह से जो है ना यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं, बिकॉज वो वैल्यूज़ के मामले में दे आर वेरी वेरी क्लियर एंड दे कीप रिपीटिंग दोज वैल्यूज़. वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि मतलब एवरीवन नोज व्हाट वैल्यूज़ आर, बट द पॉइंट इज कि वो वैल्यूज़ क्या हैं, राइट? मैं वो बताना चाह रहा हूँ. तो वैल्यूज़ ये हैं कि जी अच्छा आप इवन दो गूगलर्स डोंट लाइक वेयरिंग सूट्स, बट दे आर वेरी सीरियस अबाउट व्हाट दे आर सेइंग. क्योंकि वो कॉर्पोरेट्स में मशहूर होता है ना कि सूट जो पहनता है उसको पता है, बाकी तो शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन दैट्स वन वैल्यू एंड दैट रेप्लिकेट्स इनटू अ लॉट ऑफ अदर स्टार्टअप्स एज वेल. करीम हो गया, ये हो गया, वो स्टार्टअप में आए ही उधर से काफी ज्यादा. एग्जैक्टली. फिर उसके अलावा अनसर्टेनिटी, एक जो गूगल आपको चीज सिखा देता है ना, जिसमें मैं तो अब जो है ना आई थिंक एक सर्टेन लेवल तक मैं पहुंच गया, वो है हाउ टू थ्राइव इन अनसर्टेनिटी. Okay, when you don't have any answers and when you don't know the answer and you're given a question, how would you it takes a lot of time to get used to that kind of an understanding कि यार how do you thrive in uncertainty. True. तो खैर वो एक और चीज़ है उसकी वैल्यू. फिर एक ये कि यार to have fun, like हमारी टीम we have a lot of fun, कि ये नहीं है कि it's all work. मैंने पाकिस्तान में भी काम किया है, हमारा खैर पाकिस्तानियों का काम करने का एक तरीका बड़ा डिफरेंट है, और बैलेंस शायद हम भूल जाते हैं कि यार फैमिली भी है, लाइफ भी है, काम भी हो जाएगा. एग्जैक्टली. सबको इंसान समझो, अपने आप को भी समझो, दूसरों को भी समझो. दूसरों पे थोपो ना काम, दूसरे से रिक्वेस्ट करो कि यार उसने तुम्हारी हेल्प करनी है. जस्ट बिकॉज यू आर देयर मैनेजर या वो तुम्हारा टीममेट है तो आपने उस पर डालना नहीं है. आपने उसके साथ एम्पैथाइज करना है कि यार उसने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तुमने भी करना है, टीम है. तो वो वैल्यूज़ बहुत आई थिंक गूगल का इम्पोर्टेंट कल्चर का हिस्सा है, और वो मैंने अपनी आदतें चेंज की हैं. आई थिंक आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ. 2 साल में मैं काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं मेरी, कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को फीडबैक देना तो ये नहीं कि गुस्सा करके उसको सुना दो आगे से कि आपने उसको तरीके से बताना है कि ये हो सकता है, अगर आप ये करें ये हो सकता है, आराम से भी आप बात कर सकते हैं बेसिकली. इस तरह की चीज़ें मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखी, और उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प किया, क्योंकि रिमोट कल्चर है हमारा, रिमोट वर्क का. पूरी टीम स्प्रेड है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, तो अभी भी सीख रहे हैं. देयर इज सो मच टू लर्न इनसाइड गूगल. देयर इज नो एंडिंग टू इट, बिकॉज नई नई चीज़ें आती रहती हैं. गूगल में फिर बड़ा मशहूर है 20% प्रोजेक्ट्स. मैंने अभी रिसेंटली किया था एक साउथ ईस्ट इंडोनेशिया में. आई डिड अ पार्टनरशिप विद गेम डेवलपमेंट कंपनी, और उधर हमने उनकी हेल्प से कुछ गेम डेवलपर कम्युनिटीज के लिए इवेंट्स कराए. तो see, out of the blue again, you can pick 20% projects, you can contribute in them, that help you grow as well, that help you get more internal organization को पता लगता है. तो basically in crux it's basically the world's top superstars who conform to a certain value coming to work together, उसका एक अपना मजा है. तो ये एक है ओवरऑल. नहीं, ज़बरदस्त है. इन टर्म्स ऑफ जो आपने अनसर्टेनिटी के ऊपर बात की है, मेरा भी ये मानना है कि जब आप अनसर्टेनिटी के ऊपर फोकस करते हैं तभी ट्रू ग्रोथ होती है. जो चीज़ें सर्टेन होती हैं उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती. जब आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी के अंदर आते हैं
तो तब आपको चीज़ों का पता लगता है, तब आपकी क्रिएटिविटी भी निकलती है। इसके अंदर एक, अगर मैं व्यूअर्स को भी बताऊँ, एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है, थिंक लाइक अ रॉकेट साइंटिस्ट बाय ओजान वेरल, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट दिस अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ अ रॉकेट साइंटिस्ट, जिनको ये नहीं पता होता कि मार्स के ऊपर जो उन्होंने रोवर भेजा है अब उसके साथ चल क्या रहा है, बिकॉज वहाँ से सिग्नल यहाँ तक पहुँचने में 12 मिनट लग रहे होते हैं। बट हमारे पास यहाँ पे अगर आप टीवी पे देखें तो वो जो सारे बैठे होते हैं कंट्रोल सेंटर में, वो ऐसे बैठे होते हैं कि चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। चीज़ें अंडर कंट्रोल नहीं है, बिकॉज 12 मिनट के बाद उन्हें पता चलेगा हुआ क्या है। फिर जब वो अगर चेंज करेंगे वो भी 12 मिनट लगेंगे, सो 24 मिनट्स का फ्लो है। बट उस अनसर्टेनिटी के अंदर वो चीज़ें करते हैं और उनको पता लगता है कि ग्रोथ एक्चुअली है क्या। सो आई थिंक वी हैव टू थ्राइव विद दिस अनसर्टेनिटी। आई टोटली एको विद दैट वैल्यू ऑफ गूगल एज वेल, कि चीज़ें अगर ए से बी तक हैं तो उसके अंदर मज़ा ही क्या है, उसके अंदर लर्निंग ही कोई नहीं है। और सामने अगर आप बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, बहुत अच्छी एग्जांपल है, अगर आप सारा देखें ना, गूगल के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो इन्होंने चीज़ें लॉन्च की हैं, वो सारी एक अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट में हूँ। आज कुछ नया लॉन्च कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं, तो हमें बहुत कंफर्टेबल किया जाता है। एंड देन फिर भी हम मार्केट लेवल पे देखते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त आई मैनेज 5 कंट्रीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान। अच्छा। अब मैं कभी जिंदगी में भूटान नहीं गया, मुझे कभी उसके जो है ना कैपिटल का नाम नहीं पता था। फिर मुझे पता लग गया थिम्फू, एंड यू नो, सो बेसिकली थिंग्स आर अनसर्टेन, बी फाइन विद देम एंड ट्राई टू सॉल्व विद डेटा इज द कोर वैल्यू व्हिच हेल्प्स अस अ लॉट। यस, यस। And in terms of exposure, there is a lot of exposure. And one other experience of Google I would like to share with you as well, कि आप लोगों के एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, APMs उनको कहते हैं, जो एक तरह के न्यू हायर्स होते हैं, और उनको एक तरह का ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है कि वो स्टार्ट होते हैं US गूगल के ऑफिस में जाते हैं, हांगकॉन्ग ऑफिस में जाएंगे, सिंगापुर ऑफिस में जाएंगे, चाइना ऑफिस में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। और हमें बुलाया था, आई हैड अ स्टार्टअप, और हमें बुलाया था कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं एज अ फाउंडर, और उन लोगों ने बैठ के हमें एनालिटिकली और बिजनेस वाइज उसके ऊपर हेल्प की थी। एंड दीज वर यंग किड्स, आई मीन दीज वर यंग ग्रेजुएट्स, बट द अमाउंट ऑफ नॉलेज दे हैड अबाउट आवर मार्केट्स, अबाउट द मार्केट ऑफ पाकिस्तान एज वेल, इट वॉज अमेजिंग टू सी। एंड आई थिंक दैट्स वेयर द एक्सपोजर कम्स इन, कि आप लोगों को एक्सपोजर इतना देते हो कि उनको पता लग जाता है, रादर देन यहाँ पे अगर आप साइलोस के अंदर काम कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको कुछ ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं देगी, आपके अंदर कोई ग्रोथ भी नहीं लेके आएगी, कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होगी। बट आई थिंक इंटरनेट ने काफ़ी चेंज किया है कि अब दो के हमारी पॉलिटिकल जियोग्राफिकल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, बट थ्रू इंटरनेट वी कैन sort of interact with these companies, sort of interact with people like you and people who work in these companies, and bring them on board and understand what their best practices are and replicate them. So there is a constant, I think, requirement of these discussions happening between all of these companies, and then we can sort of, you know, put all these strategies in play, and it will obviously help us all to reach new milestones. So I mean, it's really brilliant. So one of the questions that I ask every guest that comes on my show is with regards to the failure. And failure की मेरी अपनी स्टोरी ये है कि मैं एक टेलीनॉर के प्रोजेक्ट के ऊपर फेसबुक गया था, और तब तक जो है ना फेलियर को मैं एज अ नेगेटिव लेता था, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया, नंबर कम आएंगे फेल होगे तो नालायक हो तुम, जॉब में फेल होगे तो नालायक हो, गोल नहीं अचीव करोगे, टारगेट नहीं करोगे, फेल होगे तो नालायक हो तुम। बट फेसबुक में फेलियर्स को सेलिब्रेट किया जाता था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस, अच्छा फेलियर्स को सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। सो द लॉजिक दे हैड वाज कि फेलियर्स प्रोवाइड देम विद डाटा पॉइंट्स, and those data points help them to better make a good product or more solid product for their customers or for their market that they are focusing on. So failures is not a negative thing, it's something that you learn from and you make better improvement in your products for your customers. So any failure sort of जिसने आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया हो, कि आपने उससे ऐसा सीखा हो कि जिसने काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया हो आपकी लाइफ के अंदर, कोई ऐसी स्टोरी आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें। सो मेरे केस में देयर आर लॉट ऑफ फेलियर्स। शायद उसकी वजह यही है कि मैं शुरू से आई एम वेरी गुड विद बीइंग वेरी बेशरम। बेशरम का ये रूल है कि जी अगर आप बेशरम हो तो आपको फेल होने से डर ही नहीं लगता। आप कहते हैं उसकी वजह से फायदा ये होता है कि यू फेल वेरी फास्ट। तो आई फेल्ड इन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, मोर देन आई कैन इवन थिंक ऑफ। इनफैक्ट अगर थोड़ी बहुत मेरी सक्सेस को हम 10% कर लें तो देयर इज अ 90% iceberg which is under the water, which is of failures. So in terms of the failures that you are talking about, कि इतने सारे failures हैं आपके, कि
ऑब्वियसली, और उनमें से जो कुछ फेलियर्स है उनसे आपने सीखा, कुछ फेलियर्स हैं जिसके अंदर आपने सपोर्ट भी मांगी. एंड इन टर्म्स ऑफ द वर्ड दैट यू यूज, द बेशरम वर्ड, आई वुड लाइक टू कनेक्ट दैट विद लोग क्या कहेंगे, बिकॉज आई थिंक लोग क्या कहेंगे के ऊपर भी जो है ना काफ़ी लोग अपने ड्रीम्स छोड़ देते हैं. लोग क्या कहेंगे कि अगर मैं इस कंपनी से इस कंपनी में चला जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा जॉब छोड़ के, यू नो, एंड दैट फर्स्ट स्टेप दे डोंट टेक एंड दे जस्ट completely live their life on the basis of what other people are going to think, and I don't think that is a life worth living as well. So Besharam and log kya kahenge, obviously they connect a lot. एक पॉइंट आई थिंक उस पर मैं ये ऐड करूंगा कि लोग ये जो लोग क्या कहेंगे ज़्यादातर लोग एज ए एक्सक्यूज यूज कर रहे होते हैं अपनी जो है ना उसको अंदर की आग को बुझाने के लिए कि इट्स वेरी इजी ना, अगर मैंने कोई काम नहीं करना मैं कहूँगा यार ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे. तो आप अपने आप को, अपना जो कॉम्पिटेंस है उसको ही आप मार दें कि जी अच्छा एक बहाने से. तो आई थिंक जो बेशरम लोग होते हैं उनका ये फायदा होता है, कहते हैं भाई लोग कहें कुछ या ना कहें, मैंने तो ये करना है ट्राई, नहीं चला ना चला मुझे फर्क नहीं पड़ता, ट्राई मैंने लाजमी करना है. जरूर. तो अच्छा है, दैट्स व्हाई आई लव बेशरम पीपल. एटलीस्ट यू नो दे लिव देयर लाइफ and they live to tell a story about it. Yes, I mean, and there should always be a story as well. I mean, I am almost 40 now, and I see my past, and I have my kids as well, and I tell them that you need to always have a story. If there is no story, then what's the life worth living for, right? So unplugging that matrix and making a story which stands out for other people as well. And in terms of education, in terms of your job, in terms of your startup, जब आप VC के पास भी जाते हैं, वो एज अ फाउंडर आपकी स्टोरी देख रहा होता है, आइडिया बाद में देखता है, वो देखता है एज अ फाउंडर इसमें रिजिलियंसी क्या है, कितना रिजिलियंट है, कितना पागल है, कितना मैड है, तो तभी वो आपको पैसे देता है, बिकॉज आइडिया तो पिवट कर सकते हैं. वेरी ट्रू. On that note, Saad, thank you so much for coming on board on GuzPro and giving us this interview. I hope that viewers that are watching you can get inspired from you and can work around with whatever you have shared. These are some golden nuggets. I'm sure I will get some inspiration from them as well and utilize them in my job as well. Any last parting words that you would like to share with the GuzPro viewers? Yes, so thank you so much Hazanfer for inviting me here. You know, बड़ी मजे की इस तरह की गप लगी, and I think it is very important for the young people to because they're in a stage where you know एक ऐसी millennials और generations ही खास तौर पे जिधर noise बहुत ज़्यादा है. So how do you stand out from the noise? How do you listen when everything is so loud? You know, how do you make the difficult decisions when things are so easy to do? तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं इसमें, you know, it's very great that you've created this platform. So thank you for inviting me. And wishing all the best to you know all the young people who will be watching. And if they have any questions, they can write down in the channel page, video page. And you know, I hope that you bring in more guests to inspire more young folks. So Yes. good luck to you and GuzPro. Thank you, Saad, and thank you, GuzPro viewers. And hopefully, I will come again with another amazing guest. Thank you for watching. Take care. Allah Hafiz.